चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज जो है हम यूपी पीसीएस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आपके स्क्रीन पे। और आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिए और पढ़िए। ये देखिए पेपर में बता दूं, ये लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, जितने भी लोक सेवा आयोग से पेपर हुए हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर, लगभग 400 प्रश्नों का श्रृंखला है। इसमें सिर्फ आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग लगातार इसको देखिए और इसको प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। और पहला प्रश्न क्या है, और पहला प्रश्न को आप पढ़िए और पढ़कर उत्तर देने का कोशिश करिए क्या इसका सही है। आइए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है, अर्थात कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है, अर्थात जब वायु प्रदूषण होता है तो कैसे हमको पता चलता है कि वायु प्रदूषण हुआ है, उसका सूचक कौन है। ऑप्शन ए है कि पफ वाल्व, ऑप्शन बी है कि शैवाल, ऑप्शन सी है कि लाइकेन, और ऑप्शन डी है कि मांस। बताइएगा वायु प्रदूषण बढ़ते समय उसका सही सूचक कौन होता है, कैसे पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। आपकी स्क्रीन पे इसका सही आंसर क्या है, राकेश रमेश बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, लाइकेन। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है, जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेन ऑटोमेटिक अपने क्या है, उसकी उत्पत्ति जो है कम होने लगती है। इससे पता चलता है कि लाइकेन की मात्रा क्या है, लाइकेन क्या है, कम हो रहा है। तो इसलिए वहां पर वायु प्रदूषण होने से लाइकेन की चीजें क्या है, कम होने लगती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सब लोग क्या है, सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर के प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का काम करिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि एक अनवकृत ऊर्जा का स्रोत है, एक नवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, क्या है इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा एक है जिसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, बताइए कौन सा है इसका, इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा दोबारा ऊर्जा नहीं बनाया सकता, कौन सा इसका अच्छा स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है कि पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है कि वायु ऊर्जा, और ऑप्शन डी है कि बायोगैस। निम्न दिया है एक अनवकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा और बायोगैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। और नवकृत का मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसे बनाने में या जिसे उत्पादन करने में लाखों वर्ष का समय लगता है, खत्म हो जाने के बाद लाखों वर्ष लग जाते हैं उसको बनाने में, उसी को अनवकृत ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी एक ऊर्जा आता है नवनीकृत ऊर्जा होता है, जो हमेशा क्या है, पर्याप्त रहता है, उस खत्म नहीं होता, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये नवनीकृत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और अनवनीकृत ऊर्जा के अंतर्गत आपका पेट्रोलियम है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है, समाप्त होने वाली चीज है। एक बार समाप्त हो जाएंगी तो लाखों वर्ष लग जाएगा इनको बनने में, लाखों वर्ष क्या हो जाएगा, इनको लग जाएगा बनने में। आइए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको संस्था दिया है, दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति है। अवस्थिति यहाँ पे होनी चाहिए, अवस्थिति की यहाँ पे होनी चाहिए। अवस्थिति मतलब उसकी लोकेशन, अवस्थिति यहाँ पे होनी चाहिए। ऑप्शन एक, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नैरोबी में स्थित है। बी है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्था, ये कहाँ स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। सी है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था, ये कहाँ स्थित है, बांदा में। और ऑप्शन डी है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान जो है ये बांदा में नहीं है, ये बांदा में नहीं स्थित, कहाँ स्थित है, ये झांसी में, झांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये झांसी में स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। पतला 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 कहाँ है, झांसी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झांसी में हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है। और 4 नंबर के प्रश्न को देखिए और देखकर आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झांसी।
4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 4 नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे, और इसको पढ़िए और उत्तर देने का काम करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल, देखिए क्या दिया है, रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, अर्थात कौन सा ऐसा रामसर स्थान है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है कि सूर सरोवर, ऑप्शन बी है कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है कि सर सई नवार झील, और ऑप्शन डी है कि सूरी सर मानसरोवर झील। ये कहाँ स्थित है, कौन सा रामसर स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ऑप्शन ए सूर सरोवर, ऑप्शन बी कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कि सर सई नावर झील, और ऑप्शन डी कि सूरी सर मानसर झील। ये कहाँ स्थित है, कौन उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर राकेश जी बता रहे हैं कि सर सी फॉर कैट जो है ये सूरीसर मानसरोवर झील है, ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। कहाँ पे, J&K यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, यही उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, डी फॉर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर का, और 5 नंबर के प्रश्न को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए क्या सही है। 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न देखिए, उसको सुमिलित करना है, सुमिलित 1 को 2 से करना है, कौन कहाँ स्थित है। इस थोड़ा सेटिंग में इसका प्रॉब्लम आ गया है, इसको ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा सेटिंग करके 6 नंबर देखते हैं, उसका सेटिंग में थोड़ा सा सुमिलित करना है। आइए 6 नंबर का प्रश्न है, नोबी और कांतो का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नोबी और कांतो का मैदान किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है कि चीन। ये जो मैदान है, ये नोबी और कांतो का मैदान जो है ये समतल मैदान है। क्या है, समतल या उपजाऊ मैदान है। ये उपजाऊ मैदान है, और ये मैदान जो है, ये मैदान जो है ये टोक्यो में पड़ता है, ये टोक्यो में पड़ता है, जो जापान की राजधानी है टोक्यो में नोबी और कांतो का मैदान है, जो उपजाऊ मैदान है, जो कृषि कार्य के लिए पड़ता है। ये किस देश का है, तो ये आपका ये जापान में स्थित है, जापान देश में ये मैदान पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर का प्रश्न है, और 6 नंबर के प्रश्न को देखिए क्या है। 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे हो गया। आप 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उत्तर दीजिए क्या इसका सही आंसर हो गया। उत्तर दीजिए इसका सही आंसर क्या है। फ्लाई ऐश, देखिए ध्यान रखिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है कैसे होता है। ऑप्शन ए कि तेल शोधन से, ऑप्शन बी कि उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन सी कि ताप विद्युत संयंत्र से, और ऑप्शन डी है कि खनन से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो फ्लाई ऐश प्रदूषण कहते किसे हैं, जब कोयले को, जब कोयला, जब कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाते समय जब कोयले से धुआं बनता है, धुआं में जब कोयले के छोटे छोटे कण निकलते हैं, और यही कण जाके हमारे वायुमंडल में दूषित करते हैं, यही छोटे छोटे कण जो वायुमंडल में दूषित करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लाई ऐश। क्या, फ्लाई ऐश बोलते हैं। और ये फ्लाई ऐश किससे होता है, ये ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र में जब कोयला को जलाया जाता है, उस कोयले के छोटे छोटे जो राख होते हैं, जो पार्ट होते हैं, धुएं के माध्यम से हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, उसी को हम लोग फ्लाई ऐश प्रदूषण बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से, ताप विद्युत संयंत्र से इसका उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है, और 8 नंबर का प्रश्न को देखिए। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, कब हुई थी। ऑप्शन ए है कि अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो, ऑप्शन बी है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है कि मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी है कि G8 समिट हेलीजेंडम में। बताइएगा कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का उत्पन्न या अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। ये कार्बन
क्रेडिट होता क्या है, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए लाया गया था, तो जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस बढ़ने लगा, इसी गैस को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को लाई गई। उसके अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के अतिरिक्त एक नियम बनाया गया, एक कानून लाया गया, जिस कानून को हम लोग क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल याद करिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। और इस क्योटो प्रोटोकॉल का स्थापना की मैं बात करूं, इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। इस क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, अगर मैं बताऊं, इसका उद्देश्य पूछा जाएगा, इसका लक्ष्य क्या था, तो उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा, तो उद्देश्य बताइएगा कि ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, क्या, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए, अर्थात ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जो था, सर्जन को क्या किया गया था, कम किया गया था। कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ये 1997 आया था। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो की मैं बात करता हूं, वहां पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और पृथ्वी सम्मेलन किया था, कब हुआ था, ये 1992 में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर के प्रश्न को देखिए और देखकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ये दिया है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इको मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी है कि निर्यातित सामग्री से, और ऑप्शन डी है कि आयातित सामग्री से। तो इको मार्क एक क्या है, प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ये प्रतीक किसके रूप में दिया जाता है, जब किसी का प्रदूषण, जब किसी क्षेत्र में देखा जाता है पर्यावरण को नुकसान होता है और पर्यावरण को बचाने की बात करता है, पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात करता है, उस स्थिति में वहां पे इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क जब लगता है, वहां चिन्ह लगता है, इको मार्क प्रतीक लगता है, तो ये मान लीजिए कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए ये मार्क आपको दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के सुरक्षित के लिए ये सुरक्षित सामग्री के रूप में दिया जाता है। और इसको कौन देता है, इसको देता कौन है, इसका मानक जो है इसको देता कौन है, तो यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा दिया जाता है। BIS के द्वारा जाता, आप कह सकते हैं इसको कि भारत के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो, इसको हम कह सकते हैं किसके द्वारा दिया था, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इसको दिया जाता है, जिसको हम शार्ट भाषा में BIS बोलते हैं। ये उत्पादों को दिया जाता है, ये ऐसी संस्था इसको देती है जो पर्यावरण को सुरक्षित और सामग्री करने के काम करती है, वही इको मार्क देती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर का है, और 10 नंबर के प्रश्न को पढ़िए और 10 नंबर के प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर देने का काम करिए। बहुत बढ़िया है कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है कि मेरठ, ऑप्शन सी है कि मुरादाबाद, और ऑप्शन डी है कि महाराजगंज। बताइए विजय सागर में, यूपी स्पेशल पढ़ा रहा था तो मैं बताया था विजय सागर पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राकेश बताना सर जी। विजय सागर पक्षी विहार अभ्यारण्य जो है आपका महोबा में स्थित है दोस्तों, तो महोबा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, और 11 नंबर के प्रश्न को देखिए और देखकर बताइए कि सही आंसर क्या है। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस पर स्थित है। ऑप्शन ए है कि पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी है कि जोरहट, और ऑप्शन सी है कि तिरुवनंतपुरम, और ऑप्शन डी है कि
कोयम्बटूर। बताइएगा भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वहां पे चाय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला जोरहट। राकेश बता रहे हैं सर जी जोरहट होगा, तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे चाय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, कहाँ पे? जोरहट में स्थित है। वहीं पर भारतीय वर्षा वन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। 13 का बी सही है। आइए सॉरी 11 का बी। अब 13 की बात, 12 के नंबर की बात करते हैं। 12 की बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या है? अब देखिए 12 नंबर नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ऑप्शन ए कि भारत म्यांमार क्षेत्र, ऑप्शन बी कि लक्षद्वीप, ऑप्शन सी कि सुंदरवन और ऑप्शन डी कि पंचमढ़ी। भारत में जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? अगर मैं बात करूं भारत में जैव विविधता जो है, भारत में जैव विविधता की मैं बात करूं तो भारत में कुल टोटल 4 हॉट स्पॉट हैं। टोटल कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से 4 हॉट स्पॉट हैं? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कौन से 4 हॉट स्पॉट है। तो मैं पहला हॉट स्पॉट की मैं बात करूंगा तो आपका हिमालय हो जाएगा, हिमालय। दूसरे हॉट स्पॉट की मैं बात करूंगा तो आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा, पश्चिमी घाट आ जाएगा हॉट स्पॉट में। तीसरा आपका भारत, भारत म्यांमार, भारत म्यांमार क्षेत्र आ जाएगा, कहीं कहीं वर्मा दिया रहता है। और चौथा आपका आ जाएगा सुंडालैंड। चौथा क्या आ जाएगा? चौथा आपका आ जाएगा सुंडा लैंड का क्षेत्र आ जाएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। तो भारत में 4 जो है हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। और 4 हॉट स्पॉट में कौन सा सही होगा? तो भारत म्यांमार क्षेत्र जो है यही भारत का एक हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए वाला हो जाएगा, भारत म्यांमार क्षेत्र। इसी को भारत वर्मा क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न को देखिए और देखकर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सुमिलित करना है, ये सुमिलित करना है। इसका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ये सही से सुमिलित वो बन नहीं पाया है, ये जो है इसका नीचे होना चाहिए। देखिए ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पाया जाता है? पुलिकट वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ है? तो वेम्बनाड झील जो है आपका ये केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आपका सी वाला जो है ये कहाँ पर जाएगा? ये 4 नंबर पर जाएगा। ये थोड़ा सा सही से नहीं बन, पुलिकट झील कहाँ जाएगा? ये 4 नंबर पर जाएगा। अगला है कसिंगा है और एक झील और है आपका बिक्रोली। तो इसी से मिलाइएगा। थोड़ा सा सुमिलित करने वाला सही से लड़का नहीं बनाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका ए वाला को देखिएगा, ए वाला इसका 14 का ए सही होगा, 14 का ए सही होगा। इसे छोड़िए, 14 का क्या होगा? ए सही होगा। पीछे करो, 14 क्या होगा? ए सही होगा। थोड़ा सा उसको सेटिंग में दिक्कत आ गया, सेटिंग में दिक्कत, छोड़ो क्या कर रहे हो, सेटिंग में दिक्कत आ गया। इसका ए होगा, इसका 4 3 2 1 हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा सुमिलित करने वाला थोड़ा सा अरेंजमेंट सही से नहीं हो पाया है। आइए 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के पेरी प्रांत का हिस्सा नहीं है? कौन एक कनाडा के पेरी प्रांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कि अल्बर्टा, ऑप्शन बी कि इसके चेवान, ऑप्शन सी कि मैनीटोबा और ऑप्शन सी कि ओंटारियो है, ओंटारियो। तो पेरी प्रांत का हिस्सा नहीं है। तो जो ए ओंटारियो है ये पेरी प्रांत का हिस्सा नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? डाग हो जाएगा। और आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सुमिलित नहीं है? यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया है और दिनांक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस और दिनांक दिया गया है। पहला है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है।
और ओजोन परत संरक्षण जो है ये 16 अगस्त को न मना के कब मनाया जाता है, ये 16 अगस्त को न, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या, ये सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए जो है सुमिलित नहीं है, तो इसका सही सुमिलित नहीं है, तो जो ओजोन परत संरक्षण जो है ये 16 सितंबर को नहीं, 16 अगस्त को नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आइए 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और देखिए उसको पढ़िए 17 नंबर का और उत्तर देने को काम करिए। भारत में या भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कि देवरिया में, ऑप्शन बी कि झांसी, ऑप्शन सी है कि वाराणसी और ऑप्शन डी है कि गोरख में। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्था कहां स्थित है और इसका अनुसंधान कहां स्थित है और इसकी स्थापना जो था, स्थापना की मैं बात करूं, इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1962 में इसकी स्थापना हुआ था, 1962 में। इस चारागाह का उद्देश्य था कि पशुओं के लिए चारा और उनसे संबंधित बीमारियों की जांच करने के लिए और उनका प्रजनन की जांच करने के लिए इस अनुसंधान की स्थापना किया जाता है और इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है संस्था का, ये झांसी बनाया जाता है। ये झांसी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झांसी। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा तेज चलेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न को पढ़िए। 18 नंबर का क्या कह रहा, इसको सही करो। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली, देखिए याद है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित, चंदौली जिला मत पढ़िएगा यूपी का, ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। क्या पूछा है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है कि महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कि उत्तराखंड। प्रश्नों को पढ़ते समय चीजों को ध्यान रखिए, क्या पूछ रहा है, चंदौली पूछेगा तो आप लोग उत्तर प्रदेश ना लगाइएगा, ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर राकेश जी बता रहे हैं कि सर जी ये क्या है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में स्थित है और इस रत्नागिरी क्षेत्र में ये चमोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसमें की विशेषता है यहाँ पे हिरण, शेर, बाघ इत्यादि चीजें क्या है यहाँ पे पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं। चमोली राष्ट्रीय उद्यान को 2004 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, कब, 2004 में। तो कह सकते हैं इसको 2004 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है, रत्नागिरी के क्षेत्र में इसको देखा जाता है, पाया जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान। अगला है 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष क्या किया गया था, स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1988 में। तो भारत में जलवायु परिवर्तन अंतर शासकीय पैनल की स्थापना जो है ये कब किया गया था? ये किया गया था 1988 में किया गया दोस्तों, 1988 में। इसका सही क्या है, 19 का डी, 19 का क्या है, डी। आइए 20 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं को बार बार जोर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी कतरनिया घाट और ऑप्शन डी है कि कालेसर। बताइएगा आप लोग पढ़ के 20 नंबर का प्रश्न। राकेश बताइएगा आप, बहुत आसान प्रश्न है ये। यूपी स्पेशल में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में मैं क्या था बताया था। इसका सही आंसर सही सभी लोग बता रहे हैं सर जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। डी जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, ये कहाँ स्थित है, कालेसर। ये कालेसर स्थित है आपका हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा राज्य में स्थित है। और हरियाणा के किस जिले में, तो हरियाणा के यमुना पार जिला पड़ता है। हरियाणा में क्या पड़ता है, यमुना पार जिले में स्थित है ये कालेसर, ठीक है, यूपी में नहीं पड़ता है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया और 21 नंबर का प्रश्न को देखिए और इसका सही उत्तर बताइए, कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर भारत के 3 राज्यों में ऐसा
बायोस्फीयर जो भारत के तीनों राज्यों में क्या है, फैला हुआ है। और आप लोग तो आसान से बता लेंगे ये कौन सा है। ये 3 राज्य है यहाँ पे। इधर से देखेंगे तो आप केरल है, इधर से देखेंगे तो ये तमिलनाडु है, और इधर देखेंगे तो क्या है, कर्नाटक। इसी में एक बायोस्फीयर स्थित है जो त्रिभुज के कारण बसा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी। जो है नीलगिरी जो बायोस्फीयर है, ये भारत के 3 राज्यों में विस्तृत पाया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा, नीलगिरी सही आंसर हो। नीलगिरी का विस्तार जो है 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आइए 22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है। आप 22 नंबर के प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का काम करिए। 22 नंबर का प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, अर्थात भारत सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कब कानून बनाकर लाए, कब अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी 1986। तो भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का बिल जो लेकर आया था, ये 1986 में लेकर आए थे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। डी फॉर डॉग क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन ए कि दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कि पीलीभीत, ऑप्शन सी है कि कॉर्बेट और ऑप्शन डी है कि राजा जी। तो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो जिम कॉर्बेट। अब उत्तराखंड में पाया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसी का ये पार्ट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा ही अमनगढ़ है जो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आइए 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका सही आंसर आप बताने की कोशिश करेगा। 24 नंबर का प्रश्न है और 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ के बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न बताइएगा, फटाक से बताइएगा। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1979 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1986 में। बताइए बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, कहाँ पे, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी। इसका सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं सर जी 1984 में किया गया था। क्या 1984 में किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा। 25 नंबर का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा का निष्क्रिय कारक नहीं है। कौन सा एक मृदा का निष्क्रिय कारक नहीं है। ऑप्शन ए की जलवायु, ऑप्शन बी है कि स्थल रूप, ऑप्शन सी है कि पैतृक पदार्थ और ऑप्शन डी है कि समय। बताइएगा कौन सा जलवायु का निष्क्रिय, मृदा जलवायु या मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है। 25 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे और इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं कौन बताते हैं। तो मृदा का निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है, तो ये जलवायु इसका क्या है, निष्क्रिय कारक नहीं है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है, आसान प्रश्न है 26 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कि ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कि कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण से कौन सा गैस उत्पन्न होती है। 26 नंबर का फटाक से बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषण को पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन मात्रा को सृजित करती है। तो यही प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न की क्या है, सही इकाई है ऑक्सीजन। आइए 27 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा तेजी से मैं करा रहा हूं, आज पहला दिन है। 27 देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारक होता है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारक होता है। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी उर्वरक,
ऑप्शन सी है कि फ्लोरोकार्बन और ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। बताइएगा 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारक होता है। इसका सही कारक क्या होता है? कीटनाशक होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। ये बहुत आसान प्रश्न हर जगह पूछा गया कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई को हम क्या करते हैं, किससे मापते हैं? ऑप्शन ए है कि प्रकाश वर्ष में, ऑप्शन ए किलोमीटर में, ऑप्शन सी है कि डाप्सन इकाई में, और ऑप्शन डी है कि टेस्ला में। तो ओजोन परत की जो मोटाई है हम लोग उसको हमको डाप्सन में नापते हैं। डाप्सन इकाई से उसका क्या है, मापन करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 29 नंबर का प्रश्न है जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही क्या है, शानदार है। और शानदार के साथ साथ आप लोग इसको उत्तर भी देने का काम करिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कि लखनऊ में, ऑप्शन बी है कि भोपाल में, ऑप्शन सी है कि नागपुर में, और ऑप्शन डी है कि दिल्ली में। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इसको तो सभी लोग बता देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण राष्ट्रीय अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका सी वाला हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ये देखिए ये फैक्चुअल है, इसको आप क्या करना, आपको रटना पड़ेगा। क्या है? ये फैक्चुअल है, तो इसको आप संस्थाएं जितनी है आप इसको रट लीजिएगा। इसमें कोई ये नहीं है कहाँ है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था आपका नागपुर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 30 नंबर का, और 30 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। 30 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, 30 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है बीओडी यानी ऑक्सीजन मापा जाता है। तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है, किसका होता है? जल में कार्बन की मात्रा को बढ़ने पे, ऑप्शन बी कि जल में उपस्थित रोगाणु से, ऑप्शन सी कि जल में अकार्बनिक पदार्थ की बढ़ने से, और ऑप्शन डी है कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। जल में जब कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उसे मापने के लिए बीओडी का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल की शुद्धता को मापा जा सकता है। आप देखे होंगे कि दामोदर नदी में बीओडी की मात्रा बढ़ रही थी, उसका मापन करने के लिए लाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।